नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 ऑनलाइन कक्षाओं में। कक्षा 10 का और हमारा जो विषय है हिंदी, और हिंदी की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज का जो अध्याय 9 है काव्यखंड का नागार्जुन। तो उनके द्वारा जो रचित रचना है कल और आज, जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। वैसे तो इनकी दो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, कल और आज, और दूसरी जो कविता है उषा की लाली। भाग 1 में आज हम पढ़ेंगे कल और आज जो कविता है इनकी, उसका हम अध्ययन करेंगे। और भाग 2 में जो है इनकी जो दूसरी रचना है उषा की लाली, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नागार्जुन का जो परिचय है, क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम में जो हमारे प्रश्न वगैरह आते हैं परीक्षा में, तो उसमें लेखक और कवि परिचय भी दिया रहता है, जिसके अंक रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा कवि के बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक है। तो पहले अध्याय शुरू करने से पहले, ये जो कविता शुरू करने से पहले नागार्जुन का जो जीवन परिचय है, तो उसका थोड़ा अध्ययन करते हैं हम। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम साहित्यकार नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। अब ये हिंदी और मैथिली, क्योंकि बिहार साइड में जो मैथिली भाषा है उसका अधिक प्रचलन है, तो इसी कारण से ये हिंदी और मैथिली जो भाषा है उसके अप्रतिम साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। और इनका जो जन्म है वो बिहार राज्य के दरभंगा जिले के, अब बिहार राज्य है, दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। और कब हुआ था? सन 1911 में। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अब ये इनका मूल नाम नहीं है नागार्जुन, बल्कि इनका जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए, इनके उच्च अध्ययन कह सकते अपने, उसके लिए बनारस और कोलकाता गए। सन 1936 में श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। अब वैद्यनाथ मिश्र थे, इन्होंने उच्च अध्ययन के लिए जो है बनारस गए और कोलकाता गए। उसके बाद में 1936 में श्रीलंका गए, और श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म जो है उसका अत्यंत प्रचलन है। तो वहां पे ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, और घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं की। अब घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी, एक स्थान पे ये स्थिर नहीं रहे, यानी कि कहीं पे स्थायी निवास नहीं बनाया। और अक्खड़ स्वभाव के, यानी कि जो कह सकते हैं अपनी अगर बुरी बात है तो उसका इन्होंने विरोध किया है। सामंजस्य का जो भाव है वो नहीं है इसमें, कि बुरी अगर कोई बात है, जो गलत बात है उसके साथ सामंजस्य कर लेना और कर लेना, बल्कि अक्खड़ स्वभाव के धनी थे। नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं भी की हैं। सन 1998 में इनका स्वर्गवास हुआ। अब इनका जो जन्म 1911 में हुआ, और इनका जो देहांत है, जो स्वर्गलोक गमन है, वो 1998 में हुआ। इनके द्वारा जो रचित काव्य कृतियां हैं वो हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां आदि। और साथ ही साथ इनके तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये भी इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने उपन्यास व अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। अब उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, अन्य जो विधाएं हैं जो गद्य की, जैसे कहानी, नाटक वगैरह, तो वो भी इन्होंने लिखा है। पद्य तो लिखा ही लिखा है इन्होंने, क्योंकि हम जो इनकी रचना ये पढ़ रहे हैं ये काव्यखंड है, और काव्यखंड जो पद्य भाग के अंतर्गत आता है, जिसमें कविता रहती है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो ये इनका पद्य खंड है, और गद्य में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं इनके द्वारा जो रचित रचना है कल और आज, क्योंकि कल और आज में क्या अंतर है, किस प्रकार की ये बात इसमें बताना चाहते हैं। तो पढ़ते हैं अब हम इनके द्वारा जो रचित रचना है कल और आज। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको कि कल और आज में कवि बताना क्या चाहता है। अब कई बार क्या होता है कि अपनी कविता सारी पढ़ ली, लेकिन उसका मूल भाव क्या है वो ही हमें पता नहीं है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कल और आज, इसमें कवि हमें बताना क्या चाहता है। अब कल और आज में जो है, जो कल बीत गया और आज जो चल रहा है, तो उस हिसाब से कि कल तक
बहुत ज्यादा गर्मी थी, जैसे मान लीजिए आज है कल नहीं होगी, तो इस प्रकार से यानी कल तक बहुत ज्यादा गर्मी थी, हर कोई तपिश से व्याकुल था, हर कोई जो है उस ग्रीष्म को गालियां निकाल रहा है, हताश हो रहा है। जो जमीन है जहाँ खेती की जा रही थी, जहाँ पे फसलें लहलहाती थी, वह अत्यंत ग्रीष्म के कारण, अत्यंत गर्मी के कारण से वह अब सूख चुकी है। लेकिन आज, अब देखिए इसमें आज भी दे रखा है, आज जो बारिश होने से चारों तरफ जो है खुशी, जो आनंद जो छाया हुआ है, तो हर तरफ जो है आनंद का भाव है, लक्षित हो रहा है। तो किस प्रकार से ग्रीष्म जो है अपना सारा लाभ रस कर लेकर, साजो सामान लेकर चला गया, तो उसी का वर्णन जो है कवि ने अपनी कविता जो है आज और कल और आज के माध्यम से इसमें किया है। तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक। अब देखिए इसमें अभी कल तक, कल की बात बता रहा है इसमें कवि, जो बीत चुका है। तो अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, खेतीहर मतलब मजदूर, खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वे हताश थे, निराश थे, और वे, उनकी जो पत्नी हैं, जो औरतें हैं, वे तुम्हें कल तक गालियां निकाल रही थी। अब इसमें वैसे तो ईश्वर के लिए होता है, लेकिन ईश्वर को न लेते हुए ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताएंगे कि ग्रीष्म ऋतु को वे कल तक गालियां निकाल रही थी। अभी कल तक धूप में नहाते थे गोरैया के झुंड। अब गोरैया जिसको हम चिड़िया कहते हैं, जो अपने घरों में भी आती हैं, तो जो छोटी चिड़िया हैं वे भी कल तक, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, है ना, बहुत अत्यंत ही गर्मी जो होने के कारण से जो गोरैया के झुंड है, गोरैयों के जो झुंड है, जो चिड़ियों के झुंड है, वे धूप में नहाते थे। अब धूप में नहा रहे हैं, वो धूल में नहा रहे हैं। जैसे अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अब जो धनहर, धन प्रदान करने वाली, यानी कि धान देने वाली, जो अनाज देने वाली जो खेतों की मिट्टी है, वह भी कल तक पथराई हुई थी, पत्थर जैसी हो गई थी। क्योंकि अगर आपने घर में भी देखा होगा, आपने पौधे लगाए तो उसमें अगर आप पानी नहीं देते हैं, तो वह मिट्टी भी इतनी यदि कठोर हो जाती है कि आप जो है उसको किसी प्रकार से भी अगर निकालना चाहे तो निकाल नहीं पाते हैं। तो मिट्टी जो पत्थर जैसी हो गई है, कौन सी, जहां पे खेतों में अनाज पैदा होता था, उन खेतों की मिट्टी जो है वह भी पथराई हुई है, पत्थर के जैसे हो गई है। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। अब अत्यंत गर्मी के कारण से आपने देखा होगा, जब अत्यंत गर्मी होती है तो जो जीव जंतु वो धरती में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। तो मेंढक जो है, जो कि बारिश का परिचायक है, कहते हैं ना कि बारिश, जब मेंढक बोलते हैं तो बारिश आती है। ये दंत कथा के अनुसार कई बार अपने सुनते भी हैं ऐसा कि मेंढक जो है वे भी अत्यंत जो गर्मी के कारण से धरती की कोख में छुपे हुए थे, धरती के नीचे छुपे हुए थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। अभी कल तक, कि कल तक जो आसमान है वो बदरंग था, उसमें किसी प्रकार के कोई रंग नहीं थे और उदास था, उदासी छाई हुई थी। अब बदरंग कैसे हो गया? क्योंकि गर्मी के अंदर अपने देखते जब लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो आसमान जो है उसका रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है, और जो लू के कारण से कोई भी जो रंग है उसमें दिखाई नहीं देता। इसी कारण से वो बदरंग और उदास दिखाई देता है। और आज, अब देखिए कल तक क्या घटनाएं घटित हो चुकी हैं कि खेतीहर जो है वो हताश होकर, निराश होकर तुम्हें गालियां निकाल रहे हैं, है ना, और धूप में जो गोरैया का झुंड नहा रहे हैं, और जो खेतों की मिट्टी है, जो फसल उपजाने वाली मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, वह भी पथरा गई है, और जो मेंढक थे वे भी धरती कोख में छुपे हुए हैं, आसमान का रंग बदरंग हो चुका है। लेकिन आज, अब आज के बारे में बता रहे कि आज क्या हो रहा है। अब पहले तो था ग्रीष्म ऋतु, लेकिन अब आज क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किस प्रकार के परिवर्तन आ गए हैं, तो उसी को इसमें लक्षित करने का प्रयास कवि द्वारा किया गया है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तंबू तुम्हारे, तुम्हारे तंबू। अब इसमें किसके तंबू तन गए हैं? तो आसमान में बदरंग थे, बादल जो बदरंग थे, यानी कि बादल वगैरह दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जो है वो तुम्हारे तंबू तन गए काले बादल के रूप में। यानी कि पहले जो ग्रीष्म ऋतु के कारण से सारी जो धरती बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी थी, हर तरफ जो है हताशा, निराशा का जो वातावरण है वो फैला हुआ था। लेकिन अब आज के समय में, जो आज के दिन जो है, ऊपर ही ऊपर जो तने गए हैं तुम्हारे तंबू, तुम्हारे तंबू, यानी कि जो काले बादल हैं वो तंबू के समान। अपने देखते ना कि जब कहीं गर्मी है तो कुछ टेंट वगैरह लगा दिया, तंबू वगैरह तान दिया तो छाया की जाती है, तो उसी प्रकार से बादलों ने भी, काले बादलों ने भी आकर आसमान में अपने तंबू तान लिए हैं, और चारों तरफ जो है छाया हो गई है, बादल छाए हुए हैं, और आज चमका रही है पावस रानी
बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। अब देखिए पावस रानी, अब पावस जो ऋतु है उसको रानी के समान बता दिए, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। तो जो वर्षा ऋतु है, अब आज क्योंकि ऊपर जो है बादलों के जो तंबू हैं वो बन चुके हैं, काले बादलों के, है ना, और पावस रानी जो है वर्षा ऋतु जो रानी है, वर्षा रूपी जो रानी है, वह बूंदाबांदी के माध्यम से बूंदाबांदी कर रही है। तो ऐसे लगता है कि जैसे पायल की छमछम की आवाज जो है आ रही है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अविराम। झिंगुर यानी कि छोटी जो टिड्डियां वगैरह होती हैं, तो उनकी जो सहनाई है वो अविराम। अब इसमें अविराम बिना रुके लगातार जो है झिंगुर हैं उनकी सहनाइयां बज उठी हैं। अपने देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ हमें तीखी जो आवाज है, झिंगुरों की जो आवाज है, लगातार बिना रुकावट के उस आती हुई सुनाई देती है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और आज जो है क्योंकि वर्षा ऋतु जब आती है, काले बादलों को देखकर मोर भी नाचने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। तो उनकी ककार जो है, पुकार कह सकते हैं अपने, तो वह हमें चारों ओर जोर जोर से सुनाई दे रही है। और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी शिराओं के अंदर। अब वापस जान आ गई, जो धूप गर्मी के कारण से झुलस चुकी थी, जल चुकी थी, अब उसकी शिराएं, अब शिरा कहते हैं शिराओं, जो अग्रभाग है, धूप का आगे का जो हिस्सा है, तो उसके अंदर भी एक नई जान सी आ गई है। अब कैसे जान आ गई? क्योंकि वर्षा हो रही है तो धूप को देखा होगा कि थोड़े समय में ही वो शीघ्रता से वृद्धि करती है और उसमें नयापन आ जाता है, हरी हो जाती है वो। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपना लाव लश्कर। और जब वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा रूपी रानी अगर आ गई है जब, तो अपने पायल से चारों ओर बूंदाबांदी के माध्यम से ऐसा लगता है कि जैसे पायल को वो खनखना रही हो, पायल की आवाज आ रही है। तो जब वर्षा हो रही है तो ग्रीष्म जो थी, ग्रीष्म ऋतु जो है, वो अपना सारा लाव लश्कर जो उसके साथी संगी थे, लू थी, है ना, गर्म हवाएं जो कह सकते अपने, तो हर प्रकार से त्रस्त करने वाले जो भी उसका साजो सामान था, वह लेकर जो गर्मी है वो यहां से चुपचाप चली गई है। तो कहने का भाव यह कि कल तक जो ग्रीष्म हर किसी को प्रताड़ित कर रही थी, आज वह स्वयं प्रताड़ित होकर, अर्थात स्वयं जो वो चुपचाप, किसी को कोई कुछ कहे बिना चुपचाप वहां से चली गई है। तो यह इसे बताने का प्रयास किया कि कल तक हर कोई जो है गर्मी से त्रस्त था, लेकिन आज जो गर्मी है वह चुपचाप चली गई। और वर्षा ऋतु आने से चारों ओर जो खुशहाली जो है, आनंद जो है, उसका वातावरण छाया हुआ है। तो इनके अंदर अपने देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही साथ इसमें पावस रानी, पावस रूपी रानी जो है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग कर दिया इसमें। और झिंगुरों की सहनाई है विराम, तो मानवीकरण अलंकार जो है उसका भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसको मानव रूप में बता दे। झिंगुर जो सहनाई बजा रही है, बल्कि वो सहनाई कैसे बजा सकते हैं ना, तो वो तो आवाज कर रहे हैं, लेकिन कवि ने इसके अंदर लक्षण कर दी, इसके अंदर बता दिया है कि झिंगुर जो है वो सहनाई बजा रहे हैं। तो इसमें मानव रूप में बताते हुए इसको मानवीकरण अलंकार का कविता के अंदर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। अब ग्रीष्म ऋतु जो है वो कोई मानव नहीं है, लेकिन यहाँ पे मानव के रूप में बता दिया कि ग्रीष्म जो है वो अपने लाव लश्कर को, अपने साजो सामान को समेट कर वहां से चला गया है। तो इस प्रकार से कवि ने कल और आज के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन इसमें सहज भाव से किया है, और किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में हर कोई त्रस्त रहता है और वर्षा के आने पर हर कोई आनंदित हो जाता है। तो यही भाव इसे बताने का प्रयास कवि ने किया है। और आगे के जो भाग है, नागार्जुन द्वारा रचित जो दूसरी कविता है उषा की लाली, वो हम पढ़ेंगे भाग 2 के अंतर्गत। ये थी हमारी पहली कविता कल और आज, जिसमें वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों का वर्णन इसमें किया गया। पहले ग्रीष्म ऋतु का, उसके बाद वर्षा ऋतु के आगमन पर जो खुशहाली, जो आनंद छा जाता है, उसी का इसमें भाव प्रकट किया गया है। धन्यवाद।